जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक, बढ़िया। चलिए, आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं या भारतीय राज्य व्यवस्था कह सकते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटी कह सकते हैं, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग इस समय जो वर्तमान में देख रहे हैं वो है प्रियम्बल के बारे में, प्रस्तावना के बारे में। हम लोग प्रस्तावना में कई 2-3-4 वीडियो हो चुके हैं, आप लोग देखिएगा उसमें क्या क्या बताया गया है, प्रस्तावना में क्या लिखा गया है इसके बारे में थोड़ा बताया गया था। उसको लिखना नहीं था, केवल देखना था कि क्या क्या लिखा हुआ, बस केवल समझने के लिए। फिर इसके बाद उसमें हम लोग ये देखे थे कि जो जो शब्द महत्वपूर्ण थे उसको देखे थे, क्योंकि संविधान के जो प्रस्तावना है वो संविधान का दर्शन देखना हो तो प्रस्तावना देख लीजिए तो समझ में आ जाता है। उसमें जैसे समाजवाद देखना हो, लोकतंत्र देखना हो, और इसके बाद गणतंत्र हो गया, न्याय हो गया, ये सब के बारे में कहाँ दिया गया, धर्मनिरपेक्ष हो गया, ये सब प्रस्तावना में दिया हुआ है। ये संविधान के आगे वाले भाग में है भी, हम लोग वहाँ देखेंगे। लेकिन यदि पूरा दर्शन अगर एक जगह देखना हो तो प्रस्तावना उठाकर हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग सभी शब्द के बारे में देखें, जैसे संप्रभुता क्या है, समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणतंत्र हो गया, इसके सब के बारे में, धर्मनिरपेक्ष हो गया, न्याय हो गया, समानता क्या है, बंधुत्व क्या है, इन सब के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आप लोग वीडियो देखिएगा, इससे पहले वाले वीडियो देखिएगा, उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया। आज हम उसी से आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलेंगे और समाप्त कर देते हैं। आज उसी के आगे थोड़ा सा ये देखते हैं कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक, चलिए। तो हम लोग क्या देखेंगे आज हमारा जो क्वेश्चन दूसरा है, एक देखिए, अभी हम इससे पहले जब वो देख रहे थे, सबसे पहले लिखिए प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं। संशोधन मतलब अमेंडमेंट हो सकता है या नहीं। ठीक, या नहीं। देखिए, ये प्रश्न है। ठीक, तो प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं, इसको हमको देखना है। हम लोग इससे पहले क्या देखे थे, एक प्रश्न देखे थे कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। इसके बारे में इससे पहले वाले वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो पहले बताया गया था बेरुवाड़ीवाद में, ये बताया गया था, बेरुवाड़ी जो केस हुआ था 1960 में, उसमें बताया गया था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बाद में एक केस हुआ 1973 में, केशवानंद भारती केस, केबीसी हुआ, और उसमें ये बता दिया गया नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें ये बात कह दिया गया। तो फिर इसके बाद LIC ऑफ इंडिया हुआ 1995 में, 1994 में SR बोम्मई केस हुआ, उसमें और भी दृढ़ता के साथ कह दिया गया नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग है। ये सब इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग देखिएगा। उस पहला वीडियो मतलब पहला क्वेश्चन वो था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि इसमें संशोधन हो सकता है या नहीं। तो आज हम लोग देखेंगे अमेंडमेंट हो सकता है कि नहीं, प्रियम्बल में अमेंडमेंट होगा या नहीं होगा, इसके बारे में देख लेते हैं। केस वही रहेंगे, केस मतलब थोड़ा बहुत अंतर रहेंगे, केस लगभग वही, जैसे केशवानंद भारती केस रहेगा ही, बेरुवाड़ीवाद रहेगा ही, तो वो सब रहेगा, उसी को हम लोग थोड़ा देखते हैं। लेकिन संशोधन के पक्ष में देखेंगे, अब भाग के पक्ष में नहीं देखेंगे, क्योंकि भाग तो पहले बता दिया गया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा ना। ठीक, तो क्या है, हम लोग देखते हैं प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं। ठीक, इसमें जो सबसे पहला जो केस हुआ वो हुआ बेरुवाड़ी, इसके बारे में कल बात हो चुकी है। बेरुवाड़ी केस हुआ या वाद कह सकते हैं, 1960 में, 1960 में हुआ। फिर से आप मतलब अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो बेरुवाड़ी क्या है इसके बारे में बताया गया, लेकिन आप लोग जान लीजिए फिर से। बेरुवाड़ी एक स्थान थी बंगाल में एक स्थान थी, और उसको क्या किया जा रहा था, पाकिस्तान को दिया जा रहा था। पाकिस्तान से कुछ क्षेत्र भारत को भी मिल रहे थे, लेकिन जो ज़्यादा क्षेत्रफल जो जा रहा था वो भारत का जा रहा था। ऐसा क्यों किया जा रहा था, बताया गया था कि जब कोई सीमा बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, तिरछी रहे, ऐसे मान लेते हैं बहुत सीमा है, किसी देश की सीमा ऐसे हो जाए, तब क्या हो गया, इधर जो देश होगा इधर भी जो देश होगा, सेना यहाँ पर पूरे में लगानी होगी। अगर सीमा ऐसे हो तो इधर सेना लग गई, इधर सेना लग गई, दोनों स्थान पर क्या हुआ, कम संसाधन और कम सेना से क्या हो गया, आप सुरक्षा दे सकते हैं। लेकिन यदि सीमा रेखा इस प्रकार हो, टेढ़ी मेढ़ी अंदर फिर गई हो, फिर टेढ़ी मेढ़ी अंदर ऐसे, तब क्या हुआ, हमको यहाँ भी सेना पूरे स्थान पर लगाना पड़ेगा सुरक्षा के लिए, तो इससे खर्चा भी ज़्यादा बढ़ जाएगा।
तो क्या हुआ, यदि हम लोग जैसे ये जो क्षेत्र इधर आए हुए हैं तो उधर दे देते हैं, और ये वाले क्षेत्र मान लेते हैं इधर चला जाए, और ये वाला पूरा क्षेत्र मिल जाए इधर वाले देश को, और इधर वाला पूरा क्षेत्र, तो ऐसी सीधी रेखा यदि बन जाए तब क्या हुआ, अब यहाँ पर सेना रख सकते हैं और कम संसाधन में यहाँ सुरक्षा दे सकते हैं। इसी प्रकार सीमा का था। तो बंगाल में क्या हुआ कि एक स्थान जो बेरुवाड़ी है वो बड़ा सा क्षेत्र है, तो उसको क्या किया गया, पाकिस्तान को दिया जा रहा था। कौन से पाकिस्तान को, जो बांग्लादेश है, क्योंकि बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान था। 1971 से पहले क्या था, वो आप जानते हैं ना, 1971 से पहले क्या था, बांग्लादेश जो है वो बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, इंदिरा गांधी जी के सहयोग से ही बना था। ठीक, ये हम लोग देखेंगे आगे, ये बात आएगी। तो बेरुबाड़ी किसको दिया गया था, 1960 की बात है। 1960 में बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था, तो पूर्वी पाकिस्तान को दिया जा रहा था। पाकिस्तान से कुछ भाग जो बांग्लादेश है उसका कुछ भाग किसको मिल रहा था, भारत को मिल रहा था। तो यह जब होने लगा, जब भारत की संसद ऐसा करने लगी कि कुछ क्षेत्र दिया जा रहा, बेरुबाड़ी दिया जा रहा, तो जो विपक्ष में थे वो कहें कि अब भारत की जो सरकार है वो अपनी जमीन बेच रही है, अपनी पूरी क्षेत्रफल दे रहा है, ये कैसी सरकार है। इस तरह बहुत सारा विरोध हुआ, फिर आंदोलन चलने लगा। ठीक, जब आंदोलन चलने लगा तो अब ये बताइए, अब जब आंदोलन होगा तो उसको शांत करने के लिए सरकार कुछ ना कुछ करेगी। तो विपक्ष कह रही थी कि सरकार के पास ये शक्ति है ही नहीं कि वो अपनी जमीन किसी दूसरे देश को दे दे, किसी विदेशी देश को दे दे। जबकि संसद कह रही थी, जो उस समय नेहरू जी की सरकार थी, वो कहे नहीं हम दे सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। जब ये बहुत ज़्यादा प्रश्न उठने लगा तो ये बात सुप्रीम कोर्ट गई। ठीक है, ये कहाँ गई, सुप्रीम कोर्ट केस गया। ठीक, सुप्रीम कोर्ट कब गया, 1960 में। तो 1960 में जब सुप्रीम कोर्ट गया तो एक आप आर्टिकल जान लीजिए, इससे पहले 143 कल बताया गया था। आर्टिकल 143 क्या है, 143 में क्या करता है, जब कोई चीज़ समझ में नहीं आती संविधान में, जब संविधान में कोई चीज़ परेशानी होती है तो उसमें राष्ट्रपति क्या करता है, सलाह मांगता है। किससे, सुप्रीम कोर्ट से। ठीक, राष्ट्रपति सलाह मांगता है, इसका मतलब ये हो गया मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही मांगता है, स्वयं से तो मांगेगा नहीं, क्योंकि जो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। अनुच्छेद 74 और 75 में इस बात को स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। तो आर्टिकल 143 के तहत क्या करता है, राष्ट्रपति सलाह मांगता है किससे, सुप्रीम कोर्ट पर। जब संविधान में कोई चीज क्लियर स्पष्ट ना हो रही हो कि हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, जैसे प्रश्न है कि हम जमीन दे सकते हैं या नहीं दे सकते, अब इसमें क्लियर नहीं हो रहा तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ली जाती है। तो 143 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, सलाह लेता है, किससे, सुप्रीम कोर्ट से लेता है। इसमें दो भाग हैं, एक भाग में क्या है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा और सुप्रीम कोर्ट की इच्छा है तो दे सकता है सलाह, और इच्छा नहीं है तो नहीं देगा। और यदि सलाह दे सुप्रीम कोर्ट तो राष्ट्रपति उसको मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। ठीक है, पहले क्लास में ये बात है। दूसरे क्लास में ये है कि यदि राष्ट्रपति सलाह मांगेगा तो सुप्रीम कोर्ट को सलाह देना ही होगा, अनिवार्य है कि देगा, उसमें इच्छा के अनुसार नहीं, अनिवार्य है। और जो सलाह देगा राष्ट्रपति की इच्छा है, उस सलाह को माने या ना माने। ठीक, तो 143 में ये बात कही गई है। तो 143 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी गई थी इसी मामले में कि जमीन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। यदि दे सकते हैं, इसमें कहा गया था कि दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, यदि दे सकते हैं तो किस आधार पर देंगे, किस तरह संशोधन किया जाएगा, आर्टिकल 3 के तहत संशोधन होगा या आर्टिकल 368 के तहत होगा, या आर्टिकल 3 और 368 दोनों मिलाकर किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे आर्टिकल 3 क्या, आर्टिकल 368 क्या है। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन को बताता है। आर्टिकल 3 से भी संशोधन होता है लेकिन उसे संविधान संशोधन माना नहीं जाता। ठीक है, तो 143 में ये बात कही गई तो सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दिया कि हाँ आप अपनी मतलब जो है जमीन उसको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए संविधान संशोधन करना होगा आर्टिकल 368 के तहत। संविधान संशोधन 368 के तहत होगा, आर्टिकल 3 के तहत नहीं होगा। ये बात स्पष्ट रूप से कह दी गई थी। ठीक, कोई परेशानी नहीं। तो जब कोई ये आर्टिकल 143 याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। इसके बारे में जब हम लोग राष्ट्रपति पढ़ेंगे, जब प्रेसिडेंट के बारे में देखेंगे तो 143 के बारे में स्पष्ट रूप से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि इसमें से सलाह ली गई थी। तो वो केस जब सुप्रीम कोर्ट गया, सलाह तो ले ली गई, दे सकते हैं जब ये कहा गया, तो वो तो संसद क्या हो गई कि हाँ ठीक है दे सकते हैं, अब कोई परेशानी नहीं। जो विपक्ष थे वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। ठीक, जब सुप्रीम कोर्ट गए तो वो बात करने क्या लगे, थोड़ा देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये गए कि इस आधार पर कि नहीं दे सकते हैं,
जब सुप्रीम कोर्ट में 1960 में विपक्ष गया और सरकार गई, सरकार भी गई और विपक्ष जो था वो भी गया। विपक्ष कह रहा था कि हम नहीं देंगे, मतलब भारत की संसद को इतना अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो अपनी जमीन किसी दूसरे देश को दे दे, और जबकि सरकार कह रही थी नहीं, हम संप्रभु हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। संप्रभु का मतलब पहले ही बता दिया गया, आप पहला वीडियो ही देखेंगे। संप्रभु का मतलब ये हो गया स्वतंत्र निर्णय करेंगे, उसमें कोई दूसरे देश का हस्तक्षेप नहीं होगा। आंतरिक मामला हो या बाह्य मामला हो, इंटरनल या एक्सटर्नल कोई भी मामला होगा, उसमें पूरी शक्ति संसद के पास है निर्णय करने की, और उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। संप्रभुता का मतलब यही है, सोवरेंटी। ठीक है, इससे पहले आप बता दिया गया, आप लोग देखिएगा, स्पष्ट रूप से कहा गया। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार कह रही थी हम जमीन देंगे, विपक्ष कह रही थी नहीं। 143 के तहत सलाह दे चुका है कि आप कर सकते हैं, लेकिन 368 के तहत करेंगे। ठीक, ये बात याद रखिएगा। तो इसमें सरकार, तो इसी में प्रस्तावना आया। प्रस्तावना में क्या आया? प्रस्तावना का नाम इसलिए आया क्योंकि प्रस्तावना में लिखा है संप्रभुता। आप लोग पहले से ही बताए हैं कि संप्रभुता, इसमें लिखा है सोवरेंटी लिखा हुआ, और ये क्या कह रही थी? एकता लिखा हुआ। विपक्ष कह रही है कि यूनिटी ऑफ इंडिया लिखा हुआ, जबकि सरकार कह रही है सोवरेंटी लिखा हुआ। अब इसका मतलब समझ लेते हैं, फिर स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। संप्रभुता का मतलब यह हुआ कि सरकार स्वतंत्र है किसी भी निर्णय लेने के लिए। इसका मतलब वो जमीन दे सकती है, क्योंकि जब संसद को सारी शक्ति है तो वो जमीन दे ही सकती है। जबकि विपक्ष कह रहा नहीं। प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है? यूनिटी लिखा हुआ, यूनिटी ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। ठीक है, इंटेग्रिटी तो बाद में जोड़ा गया। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे 42वां संविधान संशोधन के बाद इंटेग्रिटी जोड़ा गया। ठीक, तो एकता लिखा हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि देश को एक बनाए रखना है, कोई जमीन दे ही नहीं सकते। ठीक है, तो बेरूवाड़ीवाद में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, जब ये बात हुआ कि संप्रभुता को कोट कर रहे थे सरकार और एकता को कोट कौन कर रही थी? विपक्ष कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, कल इसको बता दिया गया था, आप लोग को याद होगा कि कल इसके बारे में बताया गया था कि भाग नहीं है। ठीक, जब भाग नहीं है तो अब ये बताइए, जब ये संविधान का भाग है ही नहीं तो ना तो इसमें संशोधन हो ही नहीं सकता। जब भाग होता तो संशोधन होने के चांस थे, लेकिन जब भाग है ही नहीं तो संशोधन भी नहीं होगा। ठीक, तो प्रस्तावना जब भाग नहीं है तो संशोधन भी नहीं होगा। तो बेरूवाड़ीवाद में आप क्या लिखेंगे? ये सब आप लोग क्या करेंगे, ऐसे बना के लीजिएगा रफ पेज में, और इसको क्या करिएगा, इसमें लिखना केवल इतना है कि बेरूवाड़ीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संविधान प्रस्तावना का भाग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं हो सकता। कोई दिक्कत नहीं, इतना लिख लेंगे, रफ करें। ठीक, संविधान जब प्रस्तावना भाग नहीं होगा, जब भाग नहीं होगा तो संसद को अधिकार ही नहीं है कि 368 के तहत, क्योंकि संसद संशोधन उसमें करेगी जो संविधान का भाग है। लेकिन जब संसद संविधान का भाग प्रस्तावना है ही नहीं तो संशोधन भी नहीं हो सकता। किसमें? प्रस्तावना में। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। जब प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो उसमें संशोधन भी नहीं हो सकता। ठीक, इसलिए जब प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो ना तो वो शक्ति देगी किसी को, ना ही शक्ति छीनेगी। इसलिए ना तो संसद को शक्ति देती है कि वो संप्रभु है इस आधार पर कर दे, और ना ही ये कहेगी कि एकता लिखा हुआ है, विपक्ष कह रही है एकता लिखा हुआ है, ये तो इस आधार पर कर दे। तो ना तो एकता के आधार पर और ना ही संप्रभुता के आधार पर किसी को शक्ति ही नहीं देती प्रस्तावना। प्रस्तावना भाग नहीं है, इसलिए वो संसद को शक्ति नहीं देती कि वो संप्रभु और इसलिए किसी दूसरे को जमीन दे दे। इस आधार पर नहीं देगी, प्रस्तावना को कोट करके नहीं देगी। मतलब अन्यथा तो उसको संप्रभुता का अधिकार है ही, और एकता मतलब प्रस्तावना जब संविधान का भाग नहीं है तो इसको कोट करके कोई ये नहीं कह सकता कि इसकी संसद का मतलब संसद की शक्ति कम होती है, तो इसको कोई आधार नहीं बनाएगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। तो प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसलिए इसमें संशोधन नहीं हो सकता। ठीक, इतना लिखना है बेरूवाड़ी, केवल 2 लाइन लिखना है। ये सब जो बताया गया था ये केवल सुनने के लिए था। ठीक, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि बेरूवाड़ीवाद तो में हो गया कि प्रस्तावना जब संविधान का भाग नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन बाद में गोलकनाथ मामला हुआ और सज्जन सिंह केस हुआ। सज्जन सिंह केस 1964-65 का केस है, और 1967 का केस आप देखेंगे तो गोलकनाथ मामला है। ठीक, उसमें हल्का सा ये जिक्र आया था कि प्रस्तावना को संविधान का भाग मांगना जाना चाहिए, लेकिन निर्णय के रूप में नहीं आया था। कि निर्णय के रूप का मतलब यह हुआ कि निर्णय के रूप में यह नहीं आया कि संविधान प्रस्तावना का भाग हो या ना हो, ये नहीं है। लेकिन
ऐसे चलते चलते बात कह दी गई थी। ठीक, ये बात कहाँ उठी? ये बात उठी है, दूसरा जो केस हुआ था वो है केबीसी। ये कौन बनेगा करोड़पति नहीं है, ये है केशवानंद भारती केस। ठीक, तो केशवानंद भारती केस में क्या कहा गया था, इसको थोड़ा देखते हैं। पहले देख लेते हैं कि ये केस क्या है, फिर इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं। कल थोड़ा सा देख लिए थे, बात हुई थी, अगर आप कल नहीं देखे होंगे तो आज हम थोड़ा सा देखते हैं। केशवानंद भारती केस क्या है कि केशवानंद क्या थे, केरल में एक बहुत बड़ा मठ था और उस मठ को संचालित करते थे केशवानंद। ठीक है, केशवानंद भारती, अभी इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो केशवानंद जो भारती है वो मठ का पूरा संचालन करते थे और उससे जो अर्निंग होती थी वो उनकी अर्निंग हुआ करती थी। ठीक, ये सब केशवानंद भारती मामले या केस के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो केशवानंद भारती क्या कौन थे? केशवानंद भारती जो मठ थे केरल में उसका संचालन करते थे और उससे जो अर्निंग होती थी वो सब उनका हुआ करता था। तो केरल की सरकार क्या की, केरल की सरकार, वो उनके पास बहुत ढेर सारी जमीन थी, तो केरल की सरकार एक कानून बनाई और उस कानून के तहत यह हुआ कि केशवानंद भारती जो केशवानंद भारती के जो मठ का जो पूरी जमीन है उनकी जमीन छीनी गई। मतलब छीनने का मतलब उनके संकट आ गया, उनकी जमीन पर संकट आ गया। और जो केरल सरकार थी उस समय इंदिरा गांधी जी थी, इंदिरा गांधी जी केंद्र में थी, तो उनसे ये कहा गया कि जो हम कानून बनाए इसको 9 शेड्यूल में डाल दीजिए। इसलिए क्या हुआ, 29वां संविधान संशोधन हुआ। 29वां संविधान संशोधन हुआ। 29वां संविधान संशोधन में क्या कर दिया गया, 29वां संविधान संशोधन द्वारा केशवानंद जो भारती हैं उनकी जो जमीन है उसको छीनने के लिए जो कानून बनाया गया था उसको किसमें डाल दिया गया, 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। ठीक है, 9th शेड्यूल क्या है, 9th शेड्यूल में यह कहा गया था कि यदि कोई इसमें कानून जाता है, 9वीं अनुसूची क्या है, 9वीं अनुसूची में यह कहा गया है कि यदि कोई कानून 9वीं अनुसूची में चला गया है तो उसका क्या कर सकते हैं, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। उस कानून को लेकर कोई भी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। इसका मतलब 9th शेड्यूल में यदि कोई भी कानून चला गया है तो उसका न्यायालय समीक्षा नहीं कर सकती। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है, न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती है। ठीक, 9th शेड्यूल में न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती है जब डाल दिया जाएगा कानून। और 29वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था, कानून बनाकर 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। तो अब केशवानंद भारती इस आधार पर भी नहीं जा सकते कि वो कानून किस मतलब उस कानून के द्वारा क्या किया गया, हमारी जमीन छीन ली गई है। ठीक, तो 9th शेड्यूल में जब चला गया तो कोई बात ही नहीं, जब उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकती। हम लोग 9th शेड्यूल के बारे में देखेंगे, ये बात मूल अधिकार में स्पष्ट रूप से आएगी, हम लोग वहां देख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें और 2-3 केस होंगे तो और उसको अच्छे से देखेंगे। ठीक, जब कानून इसमें डाल दिया गया, उसका जो जुडिशियल जो रिव्यू नहीं होगा, न्यायिक समीक्षा ही नहीं हो सकता, तब क्या हुआ, तब केशवानंद भारती वकील मतलब केशवानंद भारती के जो वकील थे तो वो सुप्रीम कोर्ट गए 1973 में और उन्होंने क्या कहा कि क्या संसद को मतलब कहीं भी कुछ भी संशोधन कर सकती है क्या, कितनी शक्ति है ये तो बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया कि संसद को कितनी शक्ति है संविधान संशोधन करने की। जो वकील गए थे वो कहें कि संसद को शक्ति कितनी है कि वो संविधान संशोधन कहाँ तक कर सकती है, लिमिट है कि असीमित रूप से कर सकती है, कुछ आप बता तो दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट में जब बात हुई कि क्या कहीं भी संशोधन कर सकती है, तो और क्या प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है, ये बात हुआ कि प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है क्या। संविधान का कोई ना कोई ऐसा भाग होगा ही जहां संशोधन नहीं होना चाहिए, जैसे प्रस्तावना में संशोधन नहीं होना चाहिए, ये वकील कह रहे थे। कहाँ, सुप्रीम कोर्ट के सामने, मतलब उनकी जो जज 13 जजेस की बेंच थी। ठीक, इसमें 13 जज थे। ठीक है, उस समय सबसे बड़ी बेंच, आज तक की सबसे बड़ी बेंच है, 13 जज सबसे ज्यादा है। उस समय 13 जज जितने थे सब बैठ गए थे। और संविधानिक जो आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बैठती है वो 5 या 5 से ज्यादा ही होती है। संविधान में लिखा हुआ है कि 5 या 5 से ज्यादा जज बैठेगी जब कोई संविधान से संबंधित कोई मामला होगा तो 5 जज होंगे और विषम संख्या में बैठेगी 5, 7, 9, 13। इसके बाद अब तो 34 तक है, इसका मतलब 33 तक विषम संख्या बैठ सकती है। 33 तक अधिकतम, 34 अधिकतम है तो 33 तक क्या हो सकती है, अधिकतम जजों की संख्या हो सकती है। ठीक है, किसी बेंच में। ठीक, तो 13 जज इसमें बैठे थे। इसमें यह कहा गया कि प्रस्तावना जैसे मामले में संशोधन नहीं होना चाहिए और संसद को पूरी तरीके से शक्ति नहीं होना चाहिए कि कहीं भी संशोधन कर दे, ये सब बात हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार भी कह रही थी नहीं हम कुछ भी कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि प्रस्तावना क्या है
कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें ये कह दिया गया प्रस्तावना क्या है, कल बात हुई थी ना, प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसका मतलब क्या हुआ, जब संविधान का भाग है तब क्या हुआ, जब संविधान का भाग है तो अब इसमें संशोधन की बात आएगी कि संशोधन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कहा गया कि संशोधन कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कहा गया संशोधन कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, मूल ढांचा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, मूल ढांचा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया प्रस्तावना संविधान का भाग है, मतलब इसमें तो अभी हम प्रस्तावना के बारे में देख रहे हैं, जब आगे हम मूल अधिकार में पहुंचेंगे वहां पूरा देख लेंगे कि वहां कहा गया कि संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकते हैं। इसी में कहा गया संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकते हैं, आपकी संसद की जो भी इच्छा हो वो कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर उससे भंग नहीं होना चाहिए, मूल ढांचा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मूल ढांचा क्या है आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। मूल ढांचा का मतलब यह हो गया कि संविधान का कोई ना कोई तत्व होगा जिसको बदला ही नहीं जा सकता है। जैसे मान ले कि एक घर बनाया गया, उसकी नींव है, नींव बनाएंगे फिर मकान खड़ा हो गया, ठीक। जब मकान खड़ा हो गया तो इसके बाद ये कह दिया गया कि इस मकान में आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आप नींव नहीं उखाड़ सकते। अगर नींव उखाड़ के नींव हटा दिए और नींव जैसे ही हटाएंगे तब क्या हो जाएगा, नींव हटाएंगे तो ऊपर का मकान पूरा हट ही जाएगा और फिर नया घर बन जाएगा, वो संशोधन नहीं होगा, वो तो नया घर बनाना जैसा हो गया। उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा संशोधन का मतलब है कि कहीं परेशानी है, कहीं गलती है, उसको सही कर दीजिए, या आज के समय में वो रिलेवेंट नहीं है, ठीक है, प्रासंगिक नहीं है तो उसको सही कर दीजिए। लेकिन आप अब पूरा नींव ही उखाड़ देंगे ऐसा नहीं होगा, नींव नहीं हिला सकते हैं, उसके कुछ ना कुछ नींव होगा, उसको आप नहीं हिला सकते हैं और आप संशोधन कर सकते हैं। जैसे घर में आप घर की जो नींव होगी उसको नहीं हिला सकते हैं, जैसे कहीं प्लास्टर हट गया तो उसको ठीक कर दें, कोई ईंट हट गई तो उसको ठीक कर दीजिए, या कहीं पास कोई परेशानी हो गई, दरवाजा खराब है तो उसको ठीक कर दीजिए। तो आप थोड़ा थोड़ा जो संशोधन कर दीजिए, लेकिन नींव नहीं उखाड़ सकते हैं। इसमें यही कहा गया कि मूल ढांचा का मतलब यह हुआ कि संविधान का कोई ना कोई तत्व ऐसा है जिसे संशोधन नहीं कर सकते, वो संविधान का मूल ढांचा है, ठीक। तो जब संसद के लोग कहें ये मूल ढांचा क्या है, तो संसद कहे कि मतलब संसद जब पूछे कि मूल ढांचा है क्या, ये बता दीजिए कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट कहे बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग समय समय पर बताते रहेंगे, जैसे जैसे केस आएगा, एक बार में नहीं बताएंगे, जैसे जैसे केस आएगा उसी अनुसार बताते रहेंगे, ठीक है। तो केशवानंद भारती मामला 1973 में क्या कहा गया, प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान का भाग है, इसका मतलब संशोधन हो सकता है, लेकिन मूल ढांचा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आप मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, आप संशोधन पूरे संविधान में जहां इच्छा है वहां करते रहिए, लेकिन मूल ढांचा में संशोधन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एसएन सीकरी 13 जजेस की बेंच थी, 6 और 7 के बहुमत से क्या हुआ था, ये निर्णय दिया गया था। 7 लोग पक्ष में थे कि संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग है, 6 लोग कह रहे संविधान प्रस्तावना का भाग नहीं, 7-6 से हुआ, और मूल ढांचा को जब बहुमत से हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसको मान्य होगा वो फैसला, ठीक है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, समझ में आया। संविधान जब भाग है तो संशोधन हो गया, ठीक, लेकिन मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं हो गया। मूल ढांचा का सीधा सा मतलब यह हुआ कि कोई ना कोई तत्व ऐसे हैं संविधान में जिसको आप हटा नहीं सकते, वो संविधान की नींव है। जिस प्रकार घर में जो नींव होती है उसको नहीं हटा सकते, उसी प्रकार क्या हो गया संशोधन में, यह संशोधन की बात हो रही है। जब नया घर बनाने की इच्छा होगी तब तो बनाएगी, लेकिन संशोधन की बात है कि संशोधन करना है तो कुछ जो खराब हो उसको हटा दीजिए, लेकिन नींव मत उखाड़ दीजिए। उसी प्रकार संविधान में कोई ना कोई तत्व है जो उनकी नींव है उसको मत उखाड़िए, कुछ ना कुछ जो गलतियां हैं या आज के समय प्रासंगिक नहीं तो उसको हटाकर उसमें संशोधन कर दीजिए, लेकिन नींव मत उखाड़िए, ठीक है। और मूल ढांचा क्या है, इसको संविधान मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा जैसे जैसे केस आएंगे उसी आधार पर हम बताते रहेंगे, ठीक। तो केशवानंद भारती मामले में क्या हुआ, संविधान प्रस्तावना का भाग है, इसका मतलब संशोधन हो सकता है, लेकिन मूल ढांचे में नहीं कर सकते। मूल ढांचा एक बार में नहीं बताया, धीरे धीरे बताया गया। बाद में कहा गया लोकतंत्र मूल ढांचा है। जो आप SR बुमाई केस देखेंगे वहां कह दिया गया कि जैसे धर्मनिरपेक्ष,
धर्मनिरपेक्ष संविधान का मूल ढांचा ये कह दिया गया। मिनर्वा मिल्स मामले में ये कह दिया गया संविधान की मतलब संशोधन करने, जो संविधान में संशोधन करने की संसद की सीमित शक्ति संविधान का मूल ढांचा है। संसद यदि संविधान में संशोधन कर रही है तो उसकी जो सीमित शक्ति है वो क्या होगा, संविधान का मूल ढांचा। मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में कह दिया गया। ठीक, तो इस प्रकार धीरे धीरे संप्रभुता को मान लिया गया, स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, बहुत सारे समानता हो, ये सभी के बारे में क्या हुआ, इन सबको मान लिया गया। ठीक है, बंधुत्व हो गई, इन सबको क्या माना गया, मूल ढांचा माना गया, बेसिक स्ट्रक्चर माना गया। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो रफ करें इसको, समझ में है। ठीक, तो इतना ही था। संविधान में संशोधन हो सकता है या नहीं, बेरोबारी में कहा गया नहीं हो सकता, जबकि इसमें कहा गया नहीं, आप धूमधाम से करते रहिए, बस क्या करना है कि प्रस्ताव मूल ढांचा में उल्लंघन नहीं करना चाहिए आप, और चाहे जो करिए, इससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन अगर मूल ढांचा में कोई परेशानी होगी तो हम झेलेंगे नहीं। अब 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन आप जानते हैं कि 1976 में वो, उसमें 3 शब्द जोड़े गए, अब शुरू में ही बता दिया गया था, अखंडता जोड़ा गया, समानता जोड़ा गया और धर्मनिरपेक्ष, 3 शब्द जोड़ दिए गए थे। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आया। ठीक है, इतना ही था और ज़्यादा नहीं था। हम जब मूल अधिकार पहुंचेंगे तो वहाँ पास और अच्छे से ये केस फिर से आएंगे, मूल अधिकार जैसे ही जाएंगे ये केस फिर से आएंगे, तो हम वहाँ देखेंगे। ठीक, ठीक है, कैसा लगा बताइएगा। प्रस्तावना समाप्त हो गई। ठीक है, पूरी तरीके से। कल हम लोग भाग 1 में पहुंचेंगे, चैप्टर 1 में पहुंचेंगे, अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 ये सब के बारे में हम लोग कल देखेंगे। तो कैसा लगा बता दीजिएगा, हम लोग मिलेंगे कल। ओके, ठीक।